आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आईबी 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इसी सीरीज में हमने टॉप 50 क्वेश्चन लिया है और देखने वाले हैं कि इसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मुझे विश्वास है कि आपको बेहतर सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बवाल क्वेश्चन है। समझना मेरी बात को। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, मैं आपको फिर बताऊंगा। इसे हम मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते थे। थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे तो इसे मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझो, कितना लंबा क्वेश्चन है। गोपाल जो है ना, उसका 12 पेपर में जो एवरेज स्कोर है वो 83 है। दो पेपर ऐसे हैं जिसमें उसको इक्वल नंबर मिले हैं और वो मैक्सिमम नंबर है। तीन पेपर ऐसे हैं जिसमें उसको इक्वल नंबर मिले हैं लेकिन वो मिनिमम मार्क्स हैं। अगर यहां पर देखोगे, मैक्सिमम मार्क्स जिस पेपर में है और मिनिमम मार्क जिस पेपर में है, उसको हटा दिया जाए तो रिमेनिंग जो पेपर है उसका जो एवरेज है वो 89 है। आगे और स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो मार्क्स है उसका डिफरेंस 39 है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, अगर मैक्सिमम मार्क्स जो है उसको 2 से कम कर दिया जाए और मिनिमम मार्क्स जो है उसको 6 से इंक्रीज कर दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा 12 पेपर का, यानी कि 12 जो पेपर है उसका नया औसत क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेटमेंट है यहां से यहां तक का जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट यहां से यहां तक, बस इतना ही काम का है। बीच में जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसकी जरूरत ही नहीं है। समझना मेरी बात को। देखो, 12 पेपर है और इसका एवरेज जो है वो 83 है। दो पेपर ऐसे हैं और तीन पेपर ऐसे हैं। दो पेपर ऐसे हैं जहां पर उसको मैक्सिमम मार्क मिलता है। तीन पेपर ऐसे हैं जहां पर उसको मिनिमम मार्क्स मिलता है। अब समझना, यदि मैक्सिमम मार्क्स जो है उसको 2 से कम कर दिया जाए, तो दो पेपर है और दो पेपर में 2 से हम कम कर देंगे, तो समझना मेरी बात को। एक पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स आया होगा उसमें हमने 2 कम कर दिया। दूसरा पेपर जिसमें मैक्सिमम मार्क आया होगा उसमें भी 2 कम कर दिया। यानी कि जो हमारा सम है, वो हमारा सम है अभी क्या हो गया, -4 से डिक्रीज हो गया। हमारा जो सम है, इसका जो सम है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो सम है वो -4 से, यानी कि 4 से डिक्रीज हो गया। अब समझो यहाँ पर, जो तीन पेपर है, तीन पेपर है जिसमें मिनिमम मार्क्स है और इक्वल है, यानी कि उसको 6 से, यानी कि 6 मार्क्स से इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, है ना, यानी कि अधिक है, बढ़ा दिया जाए, तो समझो मेरी बात को। उस कंडीशन में क्या होगा, तीन पेपर है और सभी को 6 मार्क्स से इंक्रीज करेंगे, तो जो सम होगा वो 18 से इंक्रीज हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि ये जो सम है ना, 4 डिक्रीज हुआ है और 18 इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये है, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा मेरे भाई, ये आएगा 14। 18 माइनस का 4, 14। यानी कि हमारा जो सम होगा वो सम क्या होगा, 14 से इंक्रीज हो जाएगा। तो एवरेज भी इंक्रीज होगा। एवरेज कितना से इंक्रीज होगा, देखो कितने पेपर है, 12 पेपर है, तो इसे 12 से डिवाइड करो। 2 7 जा 2 6 जा, यानी कि ये हो जाएगा भाई 1/6। यानी कि इतना सा जो है एवरेज वो इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले एवरेज कितना था, देखो पहले एवरेज था 83, अब इंक्रीज हुआ है 1/6, यानी कि 83 और 1 84 और 1/6। इसका मतलब ये है कि 12 पेपर का जो एवरेज है वो कितना है, 83 और 1 84, 84 1/6, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 84 1/6, इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं और बूझ भी रहे हैं। यहाँ पर बीच में जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट का कोई काम नहीं, जरूरत ही नहीं है मुझे, है ना।
क्वेश्चन जो पूछा गया है उस हिसाब से बीच वाले स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं बीच वाले स्टेटमेंट का। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक और शानदार सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का है। इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, यानी कि डिवीजन मेथड से अगर एचसीएफ निकाला जाता है तो जो क्वोशंट है वो 4 है, 6 है और 9 है रिस्पेक्टिवली, एंड द लास्ट डिवाइजर जो है 45 है, अंतिम भाजक जो है वो 45 है। तो पूछा जा रहा है कि दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप देख करके सॉल्व कर सकते हो। जो लास्ट डिवाइजर होता है, अंतिम भाजक जो होता है ना, वही एचसीएफ होता है। और अगर एचसीएफ है, ये एचसीएफ है, तो ध्यान रखना एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है, या फिर ऐसे समझो एलसीएम जो है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है। यानी कि जो एलसीएम होगा वो जरूर 45 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर इन ये 4 ऑप्शन है और हमें चेक करना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 45 से डिविजिबल है। अगर 45 से कोई नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि वो 5 से भी डिविजिबल होगा। और यहाँ पर देखो एक ही ऑप्शन है जो 5 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप मेंटली भी लगा सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक ही क्वेश्चन है भाई, है ना। जिस टाइम में ये क्वेश्चन तुमने देखा होगा उस टाइम में दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होगा कि क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कर सकते हैं। देखो इसमें पूछा गया कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ, यानी कि इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पर एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन का हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। और ऑप्शन दिया हुआ है, देखो अब समझना मेरी बात को, जब कभी भी क्यूब रूट पूछा जाए और एक्सप्रेशन दिया हो, इसका मतलब यह है कि किसी न किसी क्यूब के फॉर्मूले पे आएगा। अब यहाँ पर कोशिश करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला पे आएगा। अब यहाँ पर देखो 5 रूट 5 मल्टीप्लाई में 11 रूट 11, इसको आप लिख सकते हो 55 रूट 55। और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट 55। ए बराबर क्या होगा, रूट 55। और अगर ए बराबर रूट 55 हुआ तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए क्यूब। किन्हें लिख सकते हो बताओ। ये रूट 5 हो गया, रूट 55 हो गया, और ये होगा रूट 55 मल्टीप्लाई में रूट 55। समझना है इसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना भाई, रूट 55 मल्टीप्लाई में रूट 55 और मल्टीप्लाई में रूट 55, इसको ऐसे लिख सकते हो। और हमने ए बराबर में रूट 55 एज्यूम किया है, तो इसका मतलब ये ए क्यूब हो गया। बी बराबर में एज्यूम कर लो, बी बराबर में एज्यूम करो रूट 17। बी बराबर में हमने रूट 17 एज्यूम किया। अब यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का बी क्यूब। ये आ गया क्या, देखो ये ए क्यूब पे आ गया, ये आ गया बी क्यूब पे आ गया। अब यहाँ पर देखो माइनस, अब ये 3 है और ये इसको क्या माना है हमने, ए माना है ना। और इसको क्या माना है हमने, बी माना है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया 3ab। अब यहाँ पर देखो इसे हमने ए माना हुआ है और इसे हमने बी माना हुआ है, इसका मतलब ये आ गया ए माइनस बी। अब मुझे ये बताओ, इस फॉर्मूला को देखकर कुछ याद आ रहा है, इस फॉर्मूला को देख के क्या याद आ रहा है, इस फॉर्मूला को देख के ये याद आ रहा है कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए माइनस बी के होल क्यूब का, ए माइनस बी के होल क्यूब का। और इसी का हमें क्या पूछा जा रहा है, इसी का हमें क्यूब रूट पूछा जा रहा है। फिर से बता रहा हूं मैं, इसी का हमें क्यूब रूट पूछा जा रहा है। क्यूब रूट पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम लिख सकते हैं रूट 55 माइनस का रूट 17 का क्या हो जाएगा, क्यूब। यानी कि हमें क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ क्यूब लगाओ, हमें क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट 55 माइनस का
रूट अंडर 17 का होल क्यूब। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 55 माइनस का रूट अंडर 17। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से लगाते हैं भाई, ये होता है बेस्ट अप्रोच। मैं आपको फिर से बता दूं कि जब कभी भी क्यूब रूट पूछा जाए और एक्सप्रेशन दिया हो, तो दिमाग सिर्फ इतना लगाना है कि कौन से क्यूब वाले फॉर्मूला पे ये आएगा। यानी कि अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी फॉर्मूले पे सेट होगा, और अलजेब्रा में बेसिक्स फॉर्मूला आपको पता होगा, उसी फॉर्मूला पे सेट करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इस तरह का जो क्वेश्चन था, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पहले आता था, है ना। कुछ सालों में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। मैं आपको समझाता हूँ इस तरह का क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच क्या होगा। समझो मेरी बात को। एक व्यापारी है, एक वस्तु के अंकित मूल्य यानी कि लिस्ट प्राइस पे कितना परसेंट डिस्काउंट देता है? वो 15% का डिस्काउंट देता है। फिर कह रहा है कि 16 वस्तु खरीदने पर उसे 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है। यानी कि 15% का डिस्काउंट भी देता है, और अगर 16 वस्तु खरीदता है तो 2 वस्तुएं फ्री में भी देता है। फिर कहता है पूरे लेन-देन में, पूरा ट्रांजैक्शन में 36% का प्रॉफिट होता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक है जो 16 आर्टिकल जो वस्तु है उसके लिए भुगतान करता है, तो उसके अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से, यानी कि जो लिस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है। जो इसका लिस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है, ये क्वेश्चन है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, इसको आप रेशियो से बना सकते हो। इसको सॉल्व करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, मैं आपको एक बताता हूँ। क्लासेस में 3-4 मेथड मैं बताता हूँ, अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ बेस्ट क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखो 15% डिस्काउंट है। 15% का मतलब होता है 3 अपॉन में 20। इसका मतलब कोई सामान अगर 20 रुपीज़ का होगा तो 3 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जो लिस्ट प्राइस है अगर 20 का होगा तो डिस्काउंट के बाद वो कितने का हो जाएगा? 70 का हो जाएगा। डिस्काउंट के बाद कितने का हो जाएगा? 17 का हो जाएगा। आगे देखो, कारक 16 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तुएं मतलब फ्री देता है। 16 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तु जो है उसको फ्री देता है ना? इसका मतलब ये है कि अगर 18 वस्तु आप खरीदते हो, है ना? तो उसमें से 2 फ्री है। यानी कि आपको मिला है 18 वस्तु, 18 वस्तु, उसमें से 2 फ्री है। तो समझना मेरी बात को, 18 में से 2 फ्री है। 18 में से कितना फ्री है भाई? 2 फ्री है। इसका मतलब ये है कि जो पेमेंट आपकी हो, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? 16 का, यानी कि 16 वस्तु का, 16 गुड्स का, 16 आर्टिकल्स का अगर आप पेमेंट करते हो तो 2 आर्टिकल आपको फ्री में मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो, इसको काट दो, यानी कि 18 में से 2 आपको फ्री में मिला है ना? यानी कि लिस्ट प्राइस अगर 18 होगा तो 2 फ्री है, यानी कि 9, और 9 में से आप 1 माइनस करोगे तो क्या होगा इसका? 8 हो जाएगा, है ना? अगर इसका लिस्ट प्राइस 9 होगा तो सेलिंग प्राइस 8 हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस 2 हो गया। अब समझना मेरी बात को, आगे कह रहा है कि 36% का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो 36% का मतलब भाई, 36% का मतलब होता है 9 अपॉन में 25। अब इतना का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो चीज़ 25 रुपीज़ का था, है ना? उसमें 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब कितना का सेलिंग प्राइस है? 34 का। ये जो सेलिंग प्राइस जो आप 8 दिखा रहे हो, ये 8 नहीं है, कितना है ये? ये 34 है, और जो सीपी है वो कितना है? 25 है। आप रेशियो से लगा सकते हो। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इधर 17 आएगा, इधर 8 आएगा। अब यहाँ देखो, इधर 9 आएगा और इधर 34 आ जाएगा। यानी कि जो लिस्ट प्राइस है वो ये वाला पार्ट है, और जो सीपी है वो ये वाला पार्ट है। अब देखो यहाँ पर लिस्ट प्राइस, जो लिस्ट प्राइस है वो है
20 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 34 और जो सीपी है वो है मेरे भाई 17 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 24। अब यहाँ पर देखो 17 टू जा 34। अब यहाँ पर और देखो 5 5 जा और 5 4 जा 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, यानी कि एलपी यहाँ पर 9 हो गया और सीपी यहाँ पर 5 हो गया। अब यहाँ पर देखो एलपी जो है सीपी से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन सीपी से कितना ज़्यादा है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 520 और ये हो जाएगा 80%। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 80%। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल सा क्वेश्चन था। इसको आप रेशियो से आप बना सकते थे। इस क्वेश्चन का आंसर रेशियो लगा करके आप निकाल सकते थे। मुझे लग रहा आप हमारी बात को समझ रहे हैं और बूझ भी रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। ये जो क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है ना। पहले समझते हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन में क्या कहता है। अब यहाँ पर देखो 3 टाइप्स ऑफ ऑयल्स है, उसको मिक्स किया गया है। 100 लीटर ए का है, 85 लीटर बी है और 65 लीटर सी है। आगे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द ऑयल्स ए बी एंड सी पर 1 लीटर आर इन द रेशियो। 1 लीटर का जो प्राइस है वो ये है 14:13:11 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिक्स्ड ऑयल इज इतना। 1 लीटर मिक्स ऑयल का जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है 64.40। देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टिन्स ऑफ 10 लीटर ईच ऑफ 3 ऑयल्स। 10 लीटर का जो 10 लीटर, देखो यहाँ पर कॉस्ट पूछा जाता है। यहाँ पर तीनों में से अगर एक एक टीन लिया जाए और उसमें कितना है 10 लीटर है, यानी कि 10 लीटर का टीन है और तीनों में से एक एक है ना। तो समझना मेरी बात को, 10 लीटर का है और तीनों टीन है, उसका रेट क्या है, ये 14 है तो इसको कुछ मान मान लेते हैं 14 के, तो इसका रेट हो गया 14 के प्लस का देखो इसका हो जाएगा 13 के। हमने एज्यूम कर लिया ये 14 के है इसका रेट, इसका 13 के, इसका 11 के। समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ पा रहा हूं? देखो यहाँ पर तीन तरह का तेल है, उसका रेट दिया हुआ है 14:13:11। हमने यहाँ पर जो रेट लिया है वो 14 के, 13 के और 11 के। अब यहाँ पर 14 के प्लस का 13 के प्लस का 11 के, ये इसका रेट हो गया भाई। अब समझना मेरी बात को, इस जो 10 लीटर का जो 3 कैन है ना, 3 डब्बा है। अब देखो 10 लीटर का ये एक डब्बा होगा, तो इसका रेट तो ये हो गया। 10 लीटर का ये एक डब्बा होगा, इसका रेट ये हो गया। 10 लीटर का ये एक डब्बा होगा, इसका रेट ये हो गया। इसका मतलब ये है कि 10 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 38, यानी कि 38 के होगा, इतना होगा। अब मुझे बताओ इतना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो इससे ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत थी नहीं। अब यहाँ पर देखो ये जो नंबर है ना 19 से डिविजिबल है, ये नंबर क्या है 19 से डिविजिबल है। तो आंसर में देख सकते हो कौन सा 19 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जो 19 से डिविजिबल है। ठीक है, और वो आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे हो? आ जाओ भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है भाई। आईबी में जो क्वेश्चन पूछा गया है अच्छे लेवल का पूछा गया है, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया है। इन एग्जामिनेशन हॉल अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते तो उस टाइम में इस बात की गारंटी है कि देख करके आपका दिमाग थोड़ा सा चकरा तो जरूर जाता। ऐसा तो है नहीं कि 20 के 20 क्वेश्चन ही ऐसे हैं, है ना। उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, तो आपको 15 के आसपास में तो बनाना चाहिए था।
तो वो जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो देख के ही पहले बच्चा क्या होता है, डर जाता है। अब यहाँ पर देखो कि 5 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है ए बी सी डी ई, कंसेक्यूटिव है, आर इन असेंडिंग ऑर्डर में है ना? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा है। इफ प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई में ई, देखो यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ, ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई में ई का जो प्रोडक्ट है 1729 है, और बी मल्टीप्लाई में सी मल्टीप्लाई में डी जो है, इसका जो प्रोडक्ट है 2431 है। पूछा जा रहा है कि ई के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा होगा। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, ये भी प्राइम नंबर है, ये सब प्राइम नंबर है, ये भी सब प्राइम नंबर है। अब देखो मैं, देखो 7, 11 और 13, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1001 आता है, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब ये होता है जनरली सबको याद रहता है ये वैल्यू। उसी तरह से यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये वैल्यू सबको याद होता है। मैं आपको समझाता हूँ। ए सी ई, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट 9 है, 7 मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 19, देखो 7, 13 और 19 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1729। उसके बाद देखो बी सी डी, है ना? उसके बाद बी मतलब 11 मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा डी 17, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2431 आ जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू जनरली आप जब मैथमेटिक्स, जब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कई बार ये जो वैल्यूज है ना, कई बार ये वैल्यूज आपके सामने आता है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, जनरली याद रहता है। अगर याद है तो इस तरीके से आप कर लेना। अब यहाँ पर देखो कि बी जो है, ए बी सी डी ई, ई जो है, ई तो 19 हो गया। यहाँ पर जो ई है वो कितना हो गया, 19 हो गया। और अगर ई 19 है तो देखो अगला नंबर कौन सा हो सकता है, अगला प्राइम नंबर कौन सा हो सकता है 19 के बाद? 19 के बाद 21 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 23। जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो हो जाएगा भाई 23। ई के अगला जो प्राइम नंबर है वो ये हो जाएगा। अगर मान कर चलो ये वैल्यू जो है याद नहीं है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? अब समझना मेरी बात को ध्यान से। उस कंडीशन में देखो, इनका और इनका अगर एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या होगा, सी होगा, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर है। तो तीनों प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ निकालोगे दोनों का, वो एचसीएफ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब दोनों का एचसीएफ निकालो, 2431, इसमें से 1729 माइनस कर दो, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, एचसीएफ निकालते हैं तो क्या होता है, या तो डिफरेंस, इसका जो एचसीएफ होता है या तो डिफरेंस होता है या तो डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। अब यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 7, यानी कि इसका डिफरेंस 702 आया। जो एचसीएफ होगा, देखो ये सी एचसीएफ होगा, और वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। और इसे सिंप्लीफाई करो, और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 351। अब यहाँ पर देखो ये जो नंबर है 5, 3, 8 और 1 क्या हो गया, 9, यानी कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो अब 9 मल्टीप्लाई में क्या होगा, दिख रहा है 9 मल्टीपल में होगा, 9 मल्टीप्लाई में 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, और 8 हो जाएगा 9 9 जा 39। अब ये भी देखो, ये भी कैंसिल होगा, 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 13। अब ये देखो ये प्राइम नंबर है, और यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि जो सी जो है, ये जो सी है वो कितना है, ये सी है मेरे भाई 13। और अगर ये सी 13 है ना, तो ये जितने भी जो प्राइम नंबर यहाँ पर
बताया गया है वो सभी प्राइम नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है ना, और कंजिक्यूटिव है, लगातार है। यानी कि अगर ये 13 है तो बी जो होगा वो 11 हो जाएगा, और ए जो होगा ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा 17, ई कितना हो जाएगा 19, और इससे अगला वाला प्राइम नंबर पूछा जा रहा है, और अगला वाला प्राइम नंबर पता ही है भाई, 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 19 के बाद 21 तो प्राइम नंबर है नहीं, 23 प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सोच सकते थे। मुझे लग रहा है आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है। आओ भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देखो, किसी काम को ए और बी जो है वो अल्टरनेट डे में करता है। ए स्टार्ट करता है काम को, बी अलोन जो है उस काम को 84 डेज में कंप्लीट करता है। इफ यदि जो काम जो है वो 29 2/5 डेज में कंप्लीट हो जाता है, तो बताना है कि ए जो है इनिशियल वर्क जो है इसका 2 9/10 टाइम्स जो काम है वो अकेले कितना दिन में कंप्लीट करेगा। समझ रहे हो क्वेश्चन। ए और बी अल्टरनेट डे पे काम करता है, ए काम स्टार्ट करता है, और बी अलोन कितना दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, 84 डेज में। और जब ये अल्टरनेट डे पे काम करता है तो 29 2/5 डेज लगता है काम को पूरा होने में, और ए काम स्टार्ट करता है, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, अगर एक काम स्टार्ट हो रहा है, अल्टरनेट डे पे कर रहा है ना, तो अब यहाँ पर देखो 14 डेज ए काम करेगा, ये ए ले लो, ये बी, और 14 डेज बी, तो 28 डेज हो गया। 29 डेज ये काम करेगा, यानी कि ये तो हो गया 15 डेज काम किया, और ये देखो ये 14 2/5 डेज काम किया, यानी कि जो बी है वो 14 2/5 डेज काम कर रहा है। अब मुझे बताओ, बी 84 डेज में काम कंप्लीट करता है, तो इतना दिन में काम कितना करेगा ये बताओ। 84 डेज में काम कंप्लीट करता है, पूरा काम 84 डेज में कंप्लीट करता है, तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/84, और कितना दिन काम कर रहा है ये, 72/5 डेज। 14 5 जा 70 हो जाएगा, और 272 हो जाएगा, 72/5 डेज। इतना दिन में कितना काम करेगा देखो। अभी इसको कैंसिल करो, 4 4 2 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 3 4 8 जा 34। अब यहाँ पर देखो, 3 7 जा और 3 6 जा। अब यहाँ पर देखो ये जो आ गया वो आ गया 6/35। इसका मतलब ये है कि बी जो है इतना दिन में 6/35 काम करता है, और ए जो है ए कितना काम करेगा 15 डेज में। अब यहाँ पर 29/35 काम कर रहा है कितना दिन में, 15 डेज में। तो पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा ये जो है मेरे भाई पूरा काम कंप्लीट करेगा 35/29, है ना, गुना में 15। ये पूरा काम कंप्लीट करने में इतना दिन लेता है, एक काम कंप्लीट करने में। ये कह रहा है कि एक काम नहीं करेगा, इसका कितना काम कर रहा है, 10 2 20, 29/10 टाइम्स काम करना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 29/10। एक काम करने में इतना टाइम लगता है, तो 29/10 काम करने में कितना टाइम लगेगा। 29 से 29 कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखो, 5 3 जा और 5 2 जा, अब ये आ गया 105। 35 को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 हो गया, और 2 से डिवाइड करो।
तो ये आ जाएगा मेरे भाई 52.5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 52.5 डेज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा भाई? समझ वो करता है कि नहीं करता है? हाँ, मतलब बूझ रहा है कि नहीं बूझ रहा है? ठीक है, चलो देखो यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मिक्सर का है। 120 लीटर है, 120 लीटर है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। 120 लीटर जो है मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, उसका रेशियो 2:3 है। इस मिश्रण में यानी कि जो मिक्सचर है इसमें से 40 लीटर निकाल लिया जाता है और बदले में क्या होता है, मिल्क डाल दिया जाता है। और यही चीज फिर क्या होता है, एक बार और, यानी कि एक बार तो निकाला गया, एक बार और रिपीट किया जाता है। तो पूछा जाता है कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर के लास्ट में जो दूध की मात्रा है लीटर में कितना है, लास्ट में जो मिल्क होगा वो कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर तुम ध्यान से समझना, यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि ग्रेजुअली क्या डिक्रीज हो रहा है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ग्रेजुअली क्या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर तो बार बार हम मिल्क ऐड कर रहे हैं, मिल्क मिला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ग्रेजुअली सिर्फ वाटर डिक्रीज हो रहा है। पहली बार हाँ निकालोगे तो वाटर डिक्रीज होगा, फिर दूध डालोगे फिर निकालोगे फिर भी वाटर डिक्रीज होगा, यानी कि वाटर इंक्रीज नहीं हो रहा, हर बार डिक्रीज हो रहा है। तो हम वाटर को बेस में ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो पानी, यानी पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 120 लीटर तो ये है, और इसमें पानी की मात्रा देखो 2:3 है, मिल्क 2 है और वाटर 3 है, इसका मतलब 3/5 है वो पानी है। अब 40 लीटर क्या है, मिक्सचर निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पर देखो 40 लीटर अगर आप मिक्सचर निकालोगे कितना में से, 120 में से, इसका मतलब ये है कि 1/3 तो निकाल रहे हो, है ना, 1/3 निकाल रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये प्रोसेस करते हैं एक बार, तो अभी पानी इतना है, पानी इतना है 1/3 अगर हम निकाल रहे हैं, तो मिल्क भी 1/3 निकलेगा और वाटर भी 1/3 निकलेगा। समझना मेरी बात को। ये जो है, ये जो तुम देख रहे हो, ये वाटर की मात्रा है ना। यहाँ पर मिक्सचर दिया हुआ है, अगर इसमें से 40 लीटर अगर आप मिक्सचर निकालोगे तो इसमें से दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/3 दूध भी निकलेगा और 1/3 पानी भी निकलेगा। तो यहाँ पर देखो अभी पानी इतना है, ये निकलने के बाद कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि 1/3 पानी निकल रहा है, तो इसका मतलब 2/3 पानी बैलेंस रह जाएगा। इसका मतलब ये प्रोसेस अगर एक बार करते हैं तो जितना ये है उसका 2/3 पानी इसमें रहेगा। ठीक है, अब देखो ये प्रोसेस एक बार और करते हैं तो अगली बार भी 2/3 पानी होगा। मिक्सचर अभी भी सेम ही है, 120 ही है, क्योंकि हम मिल्क मिला रहे हैं, उतना जितना हम मिक्सचर निकाल रहे हैं उतना मिल्क मिला रहे हैं, तो मिक्सचर तो सेम ही होगा। तो समझो, इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया, है ना। ये 5 3 जा 15 और 15 8 जा, अभी देखो 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी कि 32 लीटर जो है वो वाटर है लास्ट में। लास्ट में रिमेनिंग हमारे पास वाटर कितना है, 32 लीटर। 120 लीटर में से 32 लीटर सिर्फ पानी है लास्ट में, लेकिन पूछा जा रहा है कि मिल्क। 120 में से 32 हटाओगे तो 32 और 8 क्या हो जाएगा, 40 और 80, यानी कि 88 लीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 88 लीटर मिल्क होगा मेरे भाई, 88 लीटर मिल्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 351 एंड 358, यानी कि 351 और 358 के बीच में ऐसे कितने प्राइम नंबर्स है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1 3 2 4। ऑप्शन बहुत इजी इजी है यहाँ पे, समझना मेरी बात को। 351 और 358 के बीच में
क्या हो सकता है? 352, 353, 354, 355, 356 और 357। यही नंबर आ सकता है इन दोनों के बीच में। ये प्राइम नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इवन नंबर है ना? और इवन एकमात्र है 2 जो प्राइम है, बाकी प्राइम नहीं है ना? कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पर देखो, इसको देखो, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसको देखो, ये 5 से डिविजिबल है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसको देखो, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब इसको देखो, 5 और 3, 8 और 7, 15, यानी कि इसका जो डिजिट का सम है वो 15 है। और 15 क्या है? 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स होंगे वो मिनिमम 3 तो होंगे ही। एक हो गया 357 हो गया, और एक हमें और पता चल गया 3, बाकी पता करने की जरूरत ही नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब नेचुरल नंबर के सेट से ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ, और वो भी पॉजिटिव फैक्टर हो। तो इसका मतलब ये सब तो नहीं हुआ अभी यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ कि इसको चेक करना है क्या प्राइम है या नहीं? जरूरत ही नहीं चेक करने की, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन 1, 3, 2, 4 अगर 0 होता तो हम चेक करते कि अगर हो सकता है ये कंपोजिट हो। तो यहाँ पर ऑप्शन तो मिनिमम एक ही है, इसका मतलब इसी के लिए छोड़ दिया गया ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर एक हो जाएगा। चेक करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, यहाँ पर जो है भाई, ये 73 नहीं है, 7 के पावर 3 है। अब यहाँ से देखो, ये जो है वो 7 के पावर में 3 है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा a के पावर में x प्लस का y प्लस का x माइनस का y, और ये कितना है? a के पावर में 50। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 2x जो है उसका जो वैल्यू है, मान है, 50 हो गया। यानी कि x का मान जो है, यहाँ से x का मान आ गया 25। यहाँ पर देख लो, यहाँ b भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। इसे आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6y प्लस का 3x, और ये हो जाएगा प्लस का y माइनस का 3x, और अपॉन में 3 हो जाएगा। कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा मेरे भाई b के पावर में 6y 7y, यानी कि 7y अपॉन में 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, b के पावर में 7 के पावर में क्या हो जाएगा? y अपॉन में 3। और इसका जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है b के पावर में 7 और पावर में 4। इसका मतलब ये है कि y अपॉन 3 बराबर में 4 हो जाएगा। तो y का मान हो जाएगा मेरे भाई, y का मान हो जाएगा 4। y का मान 4 नहीं, माफ कीजिएगा, 4 नहीं होगा। y का मान ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 12। ठीक है, यानी कि x का मान 25 और y का मान क्या हो जाएगा? 12। अब देखो, इसे सिंप्लीफाई करो, x का मान आ गया 25 और y का मान आ गया 12। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो निकालना है। ये कह रहा है कि c जो है, c का मान निकालना है। यानी कि c का मान क्या होगा? यदि c क्यू, यानी कि c के क्यू बराबर ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, ये जो है x के पावर 3/2, यानी 25 के पावर 3/2 अगर आप निकालोगे, 25 के पावर में 3/2, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर के पावर में 3/2 हो जाएगा। यानी कि ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा भाई 5 का क्यूब।
यहाँ पर 5 का क्यूब हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये आ गया 7 का क्यूब, और ये आ गया 1, यानी कि ये आ जाएगा भाई 125 आ गया। यहाँ लिख लेता हूँ, 125 हो गया ये, प्लस का 12 का हो जाएगा 1728। 12 का जो क्यूब होता है 1728 होता है। 7 का क्यूब होगा 343 हो गया, और ये हो जाएगा 1। इसे आप ऐड करोगे, है ना, इसे आप इन सबको ऐड करोगे तो हो जाएगा 2197, और 2197 जो है ये आया सी क्यू का वैल्यू। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 2197, और ये जो होता है वो 13 का क्यूब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्यूब जो है ना वो याद रहना चाहिए, यानी कि 20 तक का तो क्यूब याद रहना चाहिए। अब यहाँ पर निकालने लगोगे तो थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो, एक और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, समझना। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए इंक्लूड किया गया, तो ये तो है बेसिक्स का क्वेश्चन, लेकिन इस पैट जैसे पूछा गया है, जिस तरह से लैंग्वेज में पूछा गया है, ऐसा इन जनरल पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर देखो, ए एंड बी एक काम को स्टार्ट करते हैं 8वें दिन, है ना, दोनों काम बंद कर देते हैं। डी और ई शेष काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। फिर कह रहा है कि डी और ई ए और बी की संयुक्त गति से काम करते हैं, यानी कि डी और ई और ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो सेम है। ए और बी उस काम को 80% कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 80% काम वो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये पूछा गया है। देखो, ए प्लस बी है, और क्या है, डी प्लस ई, दोनों की एफिशिएंसी सेम है। ठीक है, अगर मान के चलो दोनों की एफिशिएंसी सेम है, तो मान लो ये एक्स है और ये 8 दिन तक काम करते हैं, तो ये 8x काम हुआ, और ये 4 दिन तक काम करते हैं तो काम कंप्लीट होता है, तो 4x काम हुआ। यानी कितना काम हो गया, ये हो जाएगा टोटल 12x काम हुआ। पूछ रहा ए और बी उस काम का 80% कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 12x है, इसका 80%, 80/100, 80% काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, इन दोनों की एफिशिएंसी तो x है, टोटल वर्क ये होगा, एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर देखो, ये और ये कैंसिल हो गया, और देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 4 जा और 2 5 जा, ये हो जाएगा 48, 48/5, तो 5 9 जा 45, 3 5 6 जा 30, यानी कि 9.6 डेज। बेसिक सा क्वेश्चन था, इसे आप 1:1 रेशियो लेके भी बना सकते हो, है ना। मेरे माइंड में एक्स आ गया तो मैंने एक्स ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आई बॉट 2 ट्राउजर्स ₹4 1200, यानी कि 1200 में 2 ट्राउजर खरीदा। ठीक है, एक को 13% के लॉस पे बेचा, एक को 13% के लॉस पे बेचा, और दूसरे को 12% का प्रॉफिट पे बेचा। यदि टोटल ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी कि जो भी टोटल होता है उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। इसका मतलब ये है, समझना मेरी बात को, पहला हो गया और दूसरा हो गया, इन दोनों का जो सीपी है वो कितना है, 1200 है, और एक को 13% के लॉस पे और एक को 12% के प्रॉफिट पे, यानी कि इसको 13% के लॉस पे बेचा, है ना, इसको 12% के प्रॉफिट पे बेचा, है ना, और पहले का सीपी पहला, दूसरे का सीपी दूसरा मान लो, और ये इक्वल है, यानी कि
फर्स्ट मल्टीप्लाई में 13% और 12% मल्टीप्लाई में सेकेंड। अब यहाँ पर परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल करो, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 12:13, 12:13 इन दोनों का रेशियो हो जाएगा सीपी का। तो टोटल कितना हो जाएगा, 25। और अगर टोटल 25 है तो कौन सा का पूछा जा रहा है, पहला जो ट्राउजर है उसका पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, इसको डिवाइड करो, 25 का जो वैल्यू है वो कितना है, 1200 है। तो 25 4 जा 100 और 25 8 जा 48, ये हो गया। और अगर ये 48 हो गया तो इसका निकालना है, देखो 48 और 12 हो गया, 48 मल्टीप्लाई में 12 हो गया। अब यहाँ पर देखो 48 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा भाई 500, 500, ये 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 576। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 576 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो एक स्कूल है, देखो एक स्कूल है जिसमें 2000 से कम स्टूडेंट्स है, एक स्कूल है जिसमें 2000 से कम स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट को डिवाइड किया गया है 9, 12 और 20 के ग्रुप में। ठीक है, और इसको डिवाइड करने के बाद क्या होता है, ईच केसेस में क्या होता है, एग्जैक्टली 3 लेफ्ट, यानी 3 शेष हो जाता है, 3 बच जाता है ना। अगर 21 से डिवाइड किया जाता है तो कुछ भी शेष नहीं होता है। फिर कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 10 स्टूडेंट्स इन ग्रुप। तो मैक्सिमम नंबर 10 का ग्रुप बनाया जाए तो मैक्सिमम कितने ग्रुप हो सकते हैं ये पूछा जा रहा है। पहले ये देखो, ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, 9, 12 और 20 का एलसीएम प्लस का 3, यानी कि उसका मल्टीपल में हो जाएगा। पहले इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा भाई 180, ये आ जाएगा 20 और 9 जा 4 3, हाँ ये 180 हो जाएगा। 180 के प्लस का क्या हो जाएगा 3, यानी कि इस फॉर्म में ये नंबर होगा, है ना। लेकिन कह रहा है कि जो नंबर है वो 21 से डिविजिबल है, तो 21 से देख लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आएगा 21 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, देख लो। इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17, 8 से 9 से 8 से 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा 12, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 160, 168 हो जाएगा। तो 12 के ये हो गया प्लस का 3 हो गया। अब यहाँ पर के का वैल्यू क्या रखोगे कि 21 से डिविजिबल हो जाए। अब यहाँ पर देखो 1 रखो तो 15 हो जाएगा, 2 रखो तो 24, 3 25 हो जाएगा, 3 रखो तो 39 हो जाएगा, 4 रखो तो 48 51 हो जाएगा, 6 रखो तो कितना हो जाएगा, 5 रखो तो 663, यानी कि के बराबर हो जाएगा 5। यहाँ पर अगर 5 रखोगे तो 12 5 जा 60 और प्लस का 3 63, और 63 क्या है, 21 से डिविजिबल है। तो के का मान क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। तो जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, देखो 180 के प्लस का 3, यानी कि 180 से को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900, यानी कि 903 हो जाएगा। जो नंबर होगा वो 903 होगा। अब कह रहा है इसको हम 10-10 के ग्रुप में बनाने हैं, यानी कि इसको तुम 10-10 का ग्रुप बनाओ। तो 10-10 का कितना ग्रुप हो सकता है, तो 10-10 का आप 90 ग्रुप बनाओगे तो ये 900 होगा, 90 से ज़्यादा नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 90। मैंने आपको इस वीडियो में जो बेस्ट अप्रोच हो सकता था वो बताने का मैंने कोशिश किया। ठीक है, मुझे लग रहा आप हमारी बात को समझ भी पा रहे थे, है ना। एक और क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3 व्यक्ति है, ए बी और सी, इसका मंथली इनकम है 57,000। वो अपने इनकम का 70%
खर्च कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है। और ये जो रेशियो दिया हुआ क्या दिया हुआ है? सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है सी का मंथली इनकम क्या होगा? सी का मंथली इनकम क्या होगा? अब समझना मेरी बात को, सभी मंथली इनकम में 70% का मतलब ये है कि 30% सेव कर रहा है, और 75% का मतलब 25% सेव कर रहा है, और 80% का मतलब 20% सेव कर रहा है। अगर 20% की वैल्यू 6 है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 25% का वैल्यू 5 है, तो 100 का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 30% का वैल्यू 4 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 30% का वैल्यू 4 है, तो 4 अपॉन में 30 मल्टीप्लाई में 100, ऐसे ही होता है। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन में 3, ये 40 अपॉन में 3 हो गया। ये रेशियो है इसका। अब इसे आप करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 40 हो गया, और ये 60 हो गया, और ये 90 हो गया। ये रेशियो जो हो गया वो 4:6:9 का रेशियो हो जाएगा। इनकम का जो रेशियो हुआ 4:6:9 इनकम का रेशियो। अब इसका जो इनकम है 57,000 है, तो सी का पूछा जा रहा है। तीनों मिला करके जो है वो 57 है। तो देखो 6 4 10 और 9 19, 19 के बराबर क्या है? 57,000। तो 1 बराबर में क्या हो जाएगा? 3000। किसका पूछा जा रहा है भाई? सी का। सी तो ये है ना? और अगर सी ये है, तो कितना हो जाएगा भाई? 27। यानी एक की वैल्यू 3000 है, तो 9 की वैल्यू 27,000, 27,000 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपने बनाया भी होगा, है ना? और जनरली ये क्वेश्चन आप करते हो। और क्वेश्चन है? चलो, यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे का जो पार्ट है वो भी हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, और